निकाला जाए उन महिलाओं का। ये कि बहुत चुनौतीपूर्ण ये वर्कशॉप मेरे सामने आई जब मुझे ये करना था कि 80 से 100 महिलाएं थी वो, और उनकी आंखों में ये है कि आप बोल बच्चन अमिताभ बच्चन मत कीजिए, आपको जो करना है कर लीजिए, क्योंकि मेरे जैसा ही बायोलॉजिकल रूप उनको रोज़ रात के अंधेरे में या दिन के सुबह शाम तार तार करता है। मैं उनके सामने बहुत ज़्यादा आपका इलेक्ट्रॉनिक या कोई और संसाधन का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। अब उनको आप बताइए कैसे ये निकालेंगे आप कि नहीं आपके साथ जो हुआ उसमें आपका योगदान कितना था, या व्यवस्था ने कितना आपको उस तरफ धकेला। अब व्यवस्था को तोड़ने वाला कौन रंगकर्मी हमारे बीच में है, आप उदाहरण दीजिए। इस व्यवस्था को एक नई दिशा देने वाला कौन राइटर है हमारे सामने, खासकर नाटककार है हमारे सामने, बात कीजिए। अब मैं तमाम बात कर रहा हूँ हिंदुस्तानी रंग प्रक्रिया की, और उनके साथ जो हमने उनके व्यक्तित्व को एक नई दिशा देने का काम किया, इसीलिए नए मापदंड, इसलिए ये फर्क है। कंटेंट की जब आती है तो कंटेंट तो आप पकड़ते हैं रिलेवेंट, लेकिन जब रंग शिल्प की बात आती है उसमें जो आपके जो नाट्य कृति में एक कला हो, वो नहीं गौण हो जाता है जब आप करने लगते हैं, तो जब आप ज़्यादा कंटेंट वाइज हो जाते हैं। तो देखिए, विषय वस्तु में ही प्रस्तुतिकरण की शैली समाहित है, और थिएटर ऑफ रेलेवेंस हमेशा इनोवेशन खोजता है, नयापन खोजता है। विषय वस्तु में ही उसकी प्रस्तुतिकरण की शैली समावित होती है, और थिएटर ऑफ रेलेवेंस ढर्रे को नहीं, नवीनता को खोजता है। इसका मैं आपको उदाहरण दूँ। आज से ठीक 14 साल पहले मैं एक थिएटर ऑफ रेलेवेंस नाट्य कार्यशाला कर रहा था विदर्भ में, और अमरावती जिले का तिवसा तालुका है वो। वहाँ 60 रंगकर्मी अपने गांव की या उस वक्त समाज में जो समस्याएं थी उन पे नाटक लिख रहे थे और खेल रहे थे। एक ग्रुप ने नाटक लिखा, वो दहेज पे था, और उसने गांव में शिल्प, वो कंटेंट बहुत आपके सामने है कि वो बहुत स्पष्ट थे कि दहेज नहीं लेंगे, लेकिन उन्होंने प्रस्तुत कैसे किया। उस गांव में वो तिकोना पार्क है, और तिकोने पार्क में चूंकि वो तिवसा तालुका है इसलिए बाजार लगा है 12 बजे के आसपास, दिन की बात मैं कर रहा हूँ। उन्होंने जो सृजनशील तरीका अपनाया वो ये था, जो शिल्प की आप बात कर रहे हैं, कि पूरे तिकोने पार्क के तीनों ओर लोग खड़े हैं, और उन्होंने कागज के छोटे छोटे टुकड़े अखबार के उनको बांटना शुरू किए, और बांटने के बाद उन्होंने एक एक मुट्ठी राख उन पर रखना शुरू किया। बांटा उन्होंने राख, और वो पूछते गए, आपको पता है ये राख किसकी है? आपने जो सुबह ये अखबार देखा, इस अखबार में जो लड़की की दहेज में जलाने की फोटो छपी है, उस लड़की की राख है, और वो मेरी बेटी है, और मैं आपको बांट रहा हूँ। और वहाँ उपस्थित लोगों के रोए खड़े हो गए, रोम रोम। आप ये बताइए, ये प्रस्तुति की शैली जो है, ये यही खोज है। हम ये मानते हैं कि जैसे दूसरी और व्याकरण की बात करें, बहुत सारी गलत फहमियाँ या पूरी स्पष्ट समझ रंगकर्मियों के सामने नहीं होती। जैसे उदाहरण, मंच, स्टेज, उनके हिसाब से स्टेज ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि ऊंचा चबूतरा है, जबकि स्टेज किसे कहते हैं? स्टेज वो जगह है या वो एरिया है जहां कलाकार खड़ा होकर परफॉर्म करता है। वो आयताकार हो सकता है, गोलाकार हो सकता है, वो वर्गाकार हो सकता है, वो ऊंचाई में ऊंचा हो सकता है, वो नीचा हो सकता है। ये जब तक आपको परिपूर्ण समझ नहीं है, समग्र इन टोटलिटी, वो दृष्टि आपके पास नहीं है, तो आप एक ही तरह के मंच में फंस जाते हैं, या एक ही तरह का काम आप करने लगते हैं। नहीं, तो मतलब क्या आप मानते हैं कि जो रंगकर्मी या थिएटर को लेकर के जो मापदंड है, जो मानक है, मंच को लेकर के या विषय को प्रस्तुत करने को लेकर के या आर्ट को लेकर के या अभिव्यक्ति को लेकर के, शिल्प को लेकर के, जो उनका ग्रामर है, तो ग्रामर से हट करके आप काम करते हैं, ग्रामर को आप खारिज करते हैं? देखिए, ग्रामर को खारिज करना या नया ग्रामर बनाना, ये दोनों बात है। इसको मैं ये कहूँगा कि अपने आदत, जैसे हमारे व्यवहार में आदत होती है, हम एक काम करते करते अपनी प्रतिबद्धता के साथ एक आदत में बन जाते हैं। जैसे बहुत सारे रंगकर्मियों की सहूलियत होती कि वो एक आयताकार और बंद रंगगृह में कार्य करते हैं, तो वो अपने सारी दृष्टि, अपनी सारी ऊर्जा उसी में कैसे एक्सेल करें, इसी में लगा देते हैं। अब आप इसका जीवन से उदाहरण देखिए, अगर एक कुएं में एक मेंढक है, उसी जोर जोर से वहां रहता है, तो वो भी प्रतिबद्धता का काम करता है।
लेकिन वो बाकी दिशाओं में क्या कर पाता है कोई बात? मैं बहुत स्पष्ट हूँ अपनी ज़िंदगी में कि मेरा नाटक देखने के बाद जिंदगियां बदलें। बाकी रंगकर्मी प्रतिबद्ध हैं कि वो एडवर्टीजमेंट दें थिएटर के बड़े बड़े अखबारों में, हज़ारों लोग उनका शो देखें, आके तालियां बजाएं और हज़ारों की बॉक्स ऑफिस से उनका टर्न आउट हो। ये उनका मकसद तो है। इसको ऐसे अगर डिफाइन करें कि जो रंगकर्मी, एक रंगकर्मी है जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए रंगकर्म कर रहा है, और एक आप हैं जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन तो अपनी जगह है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है जो दर्शक हमारे सामने हैं, जो लोग हमारे सामने हैं, वो सेटिस्फाइड हो, उनको लगे कि उनकी बात की जा रही है। मैं तीसरा आयाम करता हूँ कि क्या थिएटर की संतुष्टि उससे होती है? क्या थिएटर का जो मूल जो ध्येय है वो है संवाद, वो है कम्युनिकेशन। क्या वो संवाद की प्रक्रिया शुरू करता है? और संवाद की प्रक्रिया शुरू करते हुए क्या वो मानव को बेहतरी की तरफ अग्रसर करता है? हाँ, तो सबसे बढ़िया उत्तम रंगकर्म है। और थिएटर ऑफ रेलेवेंस उसी प्रक्रिया का बहुत बढ़िया आपने बोला। अब सवाल आता है सर कि नुक्कड़ नाटक जो है वो पहले से एक फॉर्म है, नाट्य फॉर्म, एक नुक्कड़ नाटक, एक मंचीय नाटक है, एक नुक्कड़ नाटक है। नुक्कड़ नाटक को आपने उसको और रिलेवेंट बनाने की दिशा में आपने काम किया है, तो नुक्कड़ नाटक ही कैसे आपको आकर्षित किया जाता है? मंचीय नाटक देखिए कम कंसंट्रेशन नहीं, देखिए थिएटर ऑफ रेलेवेंस नाट्य पद्धति में ये सारी नाटक की शैलियाँ, जैसे एक बंद गृह का नाटक, वो भी हम उतना ही करते हैं जितना हम सड़क पर जाकर नाटक करते हैं। जितना हम सड़क पर जाकर नाटक करते हैं उतना ही शैक्षणिक नाटक करते हैं, उतना सामुदायिक नाटक करते हैं। लेकिन नुक्कड़ नाटक वो मेरी खोज नहीं है, या नुक्कड़ नाटक फोक फॉर्म भी नहीं है। नुक्कड़ नाटक खासकर शोषितों का नाटक है, जो 1600 के बाद जो औद्योगिक क्रांति आई उसके बाद जब मजदूरों ने हक अपना मांगना शुरू किया, उस वक्त उन्होंने नाट्य तत्वों का इस्तेमाल किया अपनी बात को कहने के लिए, और वो बहुत प्रभावित हुआ। इसीलिए वो पॉलिटिकल थिएटर भी कहलाया, जिसको हम कहें बदलाव का थिएटर। आपने एक संस्था का गठन किया, एक्सपेरिमेंटल थिएटर फाउंडेशन। अब एक आपने विचार दिया, रंग चेतना दी, जो आपका रंग सिद्धांत है, थिएटर ऑफ रेलिवेंस। तो थिएटर ऑफ रेलिवेंस एक संस्था से बांध करके नहीं रखा जा सकता। थिएटर ऑफ रेलिवेंस जो पूरे देश का विचार हो सकता है, पूरे देश की संस्थाओं का मूड हो सकता है, धारा हो सकती है। तो एक्सपेरिमेंटल थिएटर फाउंडेशन की भूमिका क्या अब खत्म हो जाती है? एक्सपेरिमेंटल थिएटर फाउंडेशन एक लेबोरेटरी है थिएटर ऑफ रेलेवेंस। वो मुंबई में उसका अपना एक न्यूक्लियस होना, उसका अपना एक आकार होना बहुत आवश्यक था 92 के बाद। तो 92 से 90 आप कह लीजिए 6 तक बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल थिएटर फाउंडेशन के बैनर को हमने लोगों के सामने लेके गए, और समुदाय में, उनके सड़क पर, उनके स्कूल में, उनके कॉलेजेस में, प्रेक्षागृह में, प्रोसीनियम ऑडिटोरियम में ETF के कलाकारों ने कम से कम हर रोज़ 5-5, 10-10 प्रस्तुतियाँ भी की हैं। तो उसके वो इसलिए था कि एक नाट्य संगठन आपके पास आ रहा है। एक देखिए, विचार अपने आप में, विचार का कोई आकार नहीं होता, उसको आकार देने के लिए एक शरीर की, एक ढांचे की आवश्यकता होती है, और वो ढांचे का काम एक्सपेरिमेंटल थिएटर फाउंडेशन ने यहाँ किया। और एक रणनीति के तहत वो आरामदायक एयर कंडीशनड ऑडिटोरियम छोड़ के लोगों के बीच जाके परफॉर्म किया, और लोगों ने बहुत उसका बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स दिया। कि एक लगातार ऐसा हो गया था कि हमारी टीम बैठी हुई है और लोग आज हमारे यहाँ 10 परफॉर्मेंस है, आज हमारे यहाँ 5 परफॉर्मेंस, इस तरह के, और वो मुद्दे भी लोगों के आते आए। उससे एक और शुरुआत हुई कि नाटक के प्रोडक्शन में या उसके अर्थ में जो गणित होता है, जैसे मैं आपको बताऊं कि पहला नाटक जो VTF ने किया वो मानखुर्द में किया था। उस वक्त हम सांता क्रूज में रिहर्सल किया करते थे। तो वो जो समुदाय ने हमें बुलाया, तो उनको हमने उन्होंने कहा कितना पैसा लगेगा, तो हमने उनको कहा कि आप आने जाने का बस का पूरी टीम का भाड़ा दीजिए। तो उसने वो भाड़ा दिया। उसके बाद अलग अलग उत्सवों में हमने काम किया, और आज 2011 में एक्सपेरिमेंटल थिएटर फाउंडेशन का बैनर हम संस्था का इतना नहीं उठा रहे हैं जितना थिएटर ऑफ रेलेवेंस नाट्य विचार का उठा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो भी बहुत सोच समझ के कि हर संस्था का अपना एक परचम है, और वो परचम टकराए ना, इसलिए हमारे सामने महत्वपूर्ण है विचार का जाना। तो हम बजाय संस्था को एक इम्पोज करने के, एक विचार के साथ लोगों के साथ गए, और वो विचार जब उन्होंने अपनाया तो उनके यहाँ अपने आप एक्सपेरिमेंटल थिएटर फाउंडेशन खड़ा हो गया। बिल्कुल, हम इस पे आना चाह रहे थे कि एक्सपेरिमेंटल थिएटर फाउंडेशन ने रंग सिद्धांत थिएटर ऑफ रेलेवेंस को आगे बढ़ाने का काम किया।
अब ये रंग सिद्धांत जो है वो दूसरी संस्थाओं के सामने, समाज के सामने, दूसरी नाट्य संस्थाओं के सामने, विदेश की संस्था हो या विदेश की संस्था हो, उनके सामने प्रस्तुत है, आ चुका है। तो अब दूसरी संस्थाएं क्या इस रंग सिद्धांत को आगे बढ़ाने में योगदान कर रही हैं? बिल्कुल सही बात है। जैसे आप शैक्षणिक संस्थाओं की मैं बात करूं तो शिक्षण के लिए, शिक्षा के लिए नाटक का प्रयोग या बच्चों के अपने सहभागिता के लिए, उनकी आवाज़ उठाने के लिए नाटक का इस्तेमाल आज मुझे लगता है भारत की हर बच्चों पे काम करने वाली संस्था या स्कूल कर रहा है, अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से। दूसरी मैं बात करूं कि जो सामाजिक मुद्दों को उठाने के लिए नाटक का इस्तेमाल, जो एक्सपेरिमेंटल थिएटर फाउंडेशन ने एक राह दिखाई, आज वो हर एक सामाजिक काम करने वाली संस्थाएं या वो मूवमेंट नाटक का उपयोग कर रहा है। जैसे अभी रिसेंटली कंक्लूडेड, आप देखिए अन्ना हजारे का जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आंदोलन है, उसमें भी नाटक ने अपनी अहम भूमिका निभाई। उसी तरह अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही मुंबई में के टाटा थिएटर में और UNFPA लाडली मीडिया अवार्ड, जो कि लिंग चयन पे या जिसको एक आम भाषा में कहें कन्या भ्रूण हत्या पर एक मीडिया अवार्ड है, उसमें भी नाटक ने भूमिका निभाई, जो कि थिएटर ऑफ रेलेवेंस नाट्य पद्धति से लिखा हुआ नाटक है जिसका नाम है लाडली। उसी तरह से आप नाटक के जैसे कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में जो नाटक खेला जाता है उसने और पकड़ की है। जैसे मैं पिछले 8 से 12 महीने में पंजाब के अलग अलग शैक्षणिक संस्थाओं में था, तो उन्होंने नाटक को बहुत प्रखरता से अपनाया और नाटक से उन जैसे एक कॉलेज में जो सेक्टर 42 जिसका गवर्नमेंट कॉलेज 42 में उन्होंने पूरी कार्यशाला का नाम दिया पहचान, कि हमारी आइडेंटिटी क्या है, आज हम जिए क्यों, आज हम हमारे जीने का मकसद क्या हो, उसकी पहल क्या हो। उन प्रक्रियाओं को थिएटर ऑफ रेलेवेंस ने बहुत मुखर रूप से आगे बढ़ाया है। तो मैं ये कहता हूँ कि समाज में, हमारे देश में ग्रामीण भागों से लेकर शहरी भागों तक नाट्य चेतना जागृत हुई है। जैसे चंडीगढ़ में एक बहुत बढ़िया रंगकर्मी ने कहा कि उसने कहा मुझे कि मंजुल जी, आप थिएटर से जागरूकता फैलती है ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन थिएटर के बारे में जागरूकता ये थिएटर ऑफ रेलेवेंस फैला रही है। और ये मुझे लगता है रंगकर्मियों का बहुत सुखद एक मंतव्य है, या ये बहुत सुखद उनका साथ है। मंजुल, एक और आपके सामने जो चुनौती आती होगी, समाज के सामने तो है ये चुनौती, इससे शिक्षा ही जो है, रोजगार पाना शिक्षा का मूल ध्येय हो गया है। शिक्षा हम इसलिए हासिल करते हैं, समाज में अपने बच्चों को लोग इसलिए पढ़ाना चाहते हैं कि उनको एक रोज़गार मिलेगा, बढ़िया शिक्षा लेंगे, हायर एजुकेशन लेंगे, अच्छी नौकरी मिलेगी। थिएटर जो है वो एक रोज़गार देने वाला जरिया नहीं है। आमतौर पे यही धारणा कि थिएटर सीख आप शौकिया करिए, रंगकर्म कीजिए, लेकिन ये रोज़गार नहीं हो सकता, इससे आप जो है अपना परिवार नहीं पाल सकते, इससे अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, इससे आप भौतिक साधन नहीं हासिल कर सकते। तो ऐसे में थिएटर पर रिलेवेंस को, थिएटर को आगे बढ़ाने का जो आपका अभियान है, उस अभियान में कितना ब्रेक लगता है? बिल्कुल नहीं लगता, आज तक तो नहीं लगा। एक स्पष्टता है कि आप किसी करियर को बनाने में अपने निश्चित 10 साल, 5 साल, 15 साल दीजिए। तो हम थिएटर के ऑफ रेलेवेंस के प्लेटफॉर्म से कहते हैं कि आप हमें अपने जीवन के निष्ठावान 5 वर्ष दीजिए, उसके बाद थिएटर में आपकी दाल रोटी कोई नहीं रोक सकता। पैसा कौन देगा? दर्शक देगा पैसा या सरकार देगी पैसा? आप दर्शक से भी पैसे नहीं ले रहे हैं, सरकार से भी पैसे नहीं ले रहे हैं, तो फिर कहाँ से पैसा आएगा? जैसे मैं अपना उदाहरण दूं, आप ये कहेंगे कि 20 साल में ये अंतर है थिएटर ऑफ रेलेवेंस के पहले और अब में, कि थिएटर ऑफ रेलेवेंस जब शुरू हुआ 1992 में, तब एक रंगकर्मी मुझे ऐसा नहीं मिला था जो ये कह पाए कि मैं थिएटर से जिंदा हूँ। आज फ़र्क ये है, एक रंगकर्मी है जो कहता है कि मैं थिएटर से जिंदा हूँ, और आप उसके साथ जी के रह के देख सकते हैं। ये दर्शक जब शामिल होता है तो वो अपना सब कुछ आप पे निछावर करता है। और एक बात और मैं बताऊं कि 1 लाख दर्शकों का 1 रुपया भी आपके पास आता है तो 1 लाख रुपया आपके पास आता है। ये जब तक इकोनॉमी रंगकर्मी नहीं समझेंगे तब तक उनका सर्वाइवल थिएटर में नहीं मंजू, लेकिन इस पर एक बड़ा गहरा सवाल है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते कि थिएटर ऑफ रेलेवेंस एक विचार तो है, इसमें कोई तरह बदलाव का माध्यम है, ये भी सही है, लेकिन रोजगार का माध्यम में जब हम देखते हैं कि ठीक है, मंजुल भारद्वाज का घर चल रहा है उस थिएटर ऑफ रेलेवेंस की वजह से या उस थिएटर की वजह से,
लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जो फुल टाइमर थिएटर कर करके वो रोज़गार हासिल कर सकते हैं, वो अपने लिए अनाज हासिल कर सकते हैं, कपड़े हासिल कर सकते हैं, और वो कैसे, कहाँ से, कौन पैसा देगा? मैं ये वो पॉइंट जानना चाहता हूँ कि उसका अर्थशास्त्र क्या है, थिएटर ऑफ रेलेवेंस का अर्थशास्त्र क्या है? आज से 20 साल पहले, या कहूँ कि 18 साल पहले, या और भी प्रिसाइज कहूँ तो 14 साल पहले, 25 रंगकर्मियों का एक समूह विदर्भ में एक नाटक यात्रा करने के लिए निकला था। वो नाटक यात्रा करने के लिए वो एक गांव से दूसरे गांव गया और उसके पास कोई संसाधन नहीं थे। तो लोगों ने अपने जो बौद्ध मंदिर, विदर्भ में आपको बुद्धिस्ट लोग काफ़ी हैं तो मिल जाएगा, वो बौद्ध मंदिर में वो लोग नाटक करने के बाद ठहरे। लोगों ने पूछा, भाई खाना खाओगे? आप हमारे लिए, हमारी समस्याओं को लेके हमें जागरूक कर रहे हो, तो आप खाना खाओगे? तो कलाकारों ने कहा कि हाँ दीजिए। तो उन्होंने अपनी भाखरी जो है वो सबके साथ बांट के दी, चावल दिया और वहाँ वो खाना बनाया, पकाया। अब कालांतर में उसी विदर्भ में उन्हीं कलाकारों को उन गांव वालों ने निश्चित एक धनराशि या एक फंड इकट्ठा किया। उनको कहा कि हम हर महीने आपको अपनी जिंदगी में से निकाल के आपको एक अर्थ खड़ा करते हैं, पैसा, और आप नियमित ये प्रतिबद्ध हमारे लिए रंगकर्म कीजिए, आपकी रोजी रोटी का, आपके पोषण का हम ख्याल रखते हैं। तो मुझे लगता है बहुत बढ़िया मॉडल है, बहुत बढ़िया उदाहरण है। उसी तरह से आप देखिए कि नासिक का मैं बताऊं कि 98 में जब नासिक में हमने प्रशिक्षण दिया और जो साथी यहाँ थिएटर एज ए करियर में आए, वो जो है वो 266 सदस्य थे और आज वो करीब 3000 सदस्य हैं। और उन्होंने क्या किया कि 10 रुपया वो हर एक मेंबर से कंट्रीब्यूशन लेंगे और वो 10 रुपये का कंट्रीब्यूशन उनका हर महीने का आज उनकी आजीविका का, उनके रंग संगठन का, उनके सामाजिक प्रतिबद्धता के ध्येय का माध्यम है, जिसमें कि 10 लोग जो काम करते हैं उनको वहाँ से अपनी जीवनोपार्जन की बात होती है। इसी तरह से मैं ये बात कहता हूँ कि आश्रित नहीं, राज आश्रित जब तक आप थिएटर करते रहेंगे, उस थिएटर की अपने पैर और अपनी मौलिकता नहीं होगी। थिएटर ऑफ रेलेवेंस का मकसद, ये एक्सपेरिमेंटल थिएटर फाउंडेशन का मकसद थिएटर, मात्र थिएटर और थिएटर को आगे बढ़ाना। मंजुल जी, ये दौर जो है खासकर 1990 के बाद हिंदुस्तान के लिए आर्थिक क्रांति का दौर कहा जाता है, वैश्वीकरण का दौर कहा जाता है। तो आर्थिक क्रांति के दौर में जहाँ हर चीज़ अर्थ के इर्द गिर्द घूम रही है, हमारे विचार से लेकर के हमारे कर्म तक, वहाँ थिएटर को जो है कैसे आप जिंदा रख पाएंगे, कैसे बड़ा बना पाएंगे, कैसे उससे जोड़ पा रहे हैं? आपके सवाल में उत्तर है कि ये सब व्यक्ति अपनी अपनी क्रांति कर रहे हैं, लेकिन सांस्कृतिक क्रांति कौन करेगा? और सांस्कृतिक क्रांति करने के पहले सांस्कृतिक चेतना की आवश्यकता है, और थिएटर ऑफ रेलेवेंस एक सांस्कृतिक चेतना है। यहाँ हम आह्वान ये कर रहे हैं कि क्यों रचनाकार नहीं आ रहे हैं, क्यों रचनाकार अपनी भूमिका को अदा नहीं कर रहे हैं। और हिंदुस्तान सांस्कृतिक चेतना जो कहीं नहीं हुई दुनिया में, वो सांस्कृतिक चेतना के ट्रमाइल पे है बैठा हुआ, और वो ज्वालामुखी अवश्य फूटेगा और फूटना चाहिए। नहीं, लेकिन एक सवाल ये आता है कि जब आर्थिक क्रांति की बात हम करते हैं, जब अर्थ की बात करते हैं, तो भ्रष्टाचार की बात हो जाती है, क्योंकि अर्थ है तो अनर्थ है। आज हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जो लड़ाई लड़ी